गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं द रिमेनिंग पार्ट ऑफ काठमांडू कि अपनी बुक वी हाइव में चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है काठमांडू। आज इसके अंतिम चरण को अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पार्ट की जो कहानी है उस कहानी को रिवाइज कराना चाहता हूं, जिससे कहानी अपने दिमाग में तरोताज़ा बनी रहे और कहानी का जो अंतिम चरण है वो अपने अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कहानी लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा। विक्रम सेठ ने एक यात्रा की और उस यात्रा के दौरान जो भी अनुभव प्राप्त किए उन अनुभवों को उन्होंने एक डायरी के रूप में लिखा और उस डायरी को नाम दिया उन्होंने हेवन लेक, मतलब दिव्य सरोवर। तो जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए उनको दिव्य सरोवर नाम से उन्होंने संकलित कर लिया। तो उस दिव्य सरोवर के कुछ अंश को यहाँ अपनी क्लास 9th में काठमांडू नामक चैप्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अपन को स्टडी करनी है। कि विक्रम सेठ जब अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो वो बतलाते हैं कि यात्रा के दौरान वह एक होटल में विश्राम करते हैं। तो वह शहर के बीचों बीच बने हुए एक होटल में सस्ता सा किराए का कमरा लेते हैं और कमरा लेने के बाद वह लगभग पूरे दिन उस होटल में आराम करते हैं, सोते रहते हैं। जब अगली सुबह होती है तो अगली सुबह वह अपने मित्र शाह, जिनके मित्र का नाम होता है शाह, वह शाह के बेटे और भतीजे के साथ काठमांडू का भ्रमण करने निकलते हैं। काठमांडू का भ्रमण करने जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं पशुपतिनाथ के मंदिर। कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो कि नेपाल में है, शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वह उस मंदिर पे जब पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि मंदिर का जो माहौल है वह माहौल पूरी तरह से अस्त व्यस्तता का माहौल है। अर्थात मंदिर में बहुत ही ज़्यादा शोरगुल है, भीड़ भड़ाका है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। वह अचानक ही नोटिस करते हैं, वो अचानक ही ध्यान देते हैं कि मंदिर का प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका लगी होती है और उस पट्टिका पर एक निर्देश लिखा होता है कि केवल हिंदू संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति ही मंदिर में प्रवेश करने के योग्य हैं। जब वो उस पट्टिका को पढ़ते हैं तो उस पट्टिका को पढ़ते ही उनका ध्यान एक ऐसे समूह की ओर जाता है जो समूह केसरिया रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए है और अपने आप को हिंदू संप्रदाय का बताकर मंदिर में प्रवेश लेने की इजाज़त के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति से वो संघर्ष करते हैं वो एक पुलिस वाला होता है। वह पुलिस वाला उन व्यक्तियों को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो ये कहता है कि आप पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले क्रिश्चियन लोग हो, आपने भगवा वस्त्र धारण किए हैं, आप हिंदू नहीं हो, इसलिए आपको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की बातों के दौरान ही वो अचानक एक चीज़ देखते हैं कि दो बंदरों में लड़ाई छिड़ जाती है। वे दोनों आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते एक बंदर ऊपर से एक शिवलिंग जो होता है उसके ऊपर कूद जाता है। दूसरा बंदर शिवलिंग तक उसका पीछा करता है। तभी वह बंदर जो शिवलिंग पर कूदता है वह नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम होता है बागमती। वह बागमती नदी की ओर भाग जाता है। लेखक विक्रम सेठ की आंखें लगातार बंदरों को देख रही हैं। जब वो बंदर नदी की ओर जाता है तभी अचानक एक और घटना घटती है कि एक घर की बालकनी में से भगवान को चढ़ाए गए पुष्प और पत्तियां जो कि मुरझा चुके हैं उनको एक पॉलीथीन में बांध करके नदी में फेंक दिया जाता है। लेखक की आंखें तुरंत ही उस गिरती हुई पॉलीथीन पर पड़ती हैं। तभी उनको एक और चीज़ नज़र आती है कि वो बागमती नदी जो नीचे बह रही है उस नदी के किसी एक किनारे पर, उस नदी के किसी एक छोर पर एक शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस प्रकार से वो पशुपतिनाथ के मंदिर का आकलन कर लेते हैं। कुछ समय के पश्चात वो वहाँ से हटते हैं और बुद्धनाथ स्तूप पहुँचते हैं जो कि बौद्ध संप्रदाय के लोगों का एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि बुद्धनाथ जो स्तूप है वहाँ पर पूरी तरह शांति का वातावरण है, किसी प्रकार का शोरगुल, किसी प्रकार का कोई हाहुल्ला नहीं होता है। तो उनको लगता है कि पशुपतिनाथ और बुद्धनाथ स्तूप इन दोनों में एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ इतना हा हुल्लड़, इतना शोर शराबा और दूसरी ओर एकदम शांति।
वो बतलाते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर शोरगुलपूर्ण था, जबकि बुद्धनाथ स्तूप पूरी तरह शांतिपूर्ण है। बुद्धनाथ स्तूप के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है वह गुंबद चारों ओर एक सड़क के माध्यम से घिरा गया है और उस सड़क के किनारे किनारे पर बहुत सारी दुकानें हैं, जिन दुकानों से आप पोस्ट कार्ड खरीद सकते हो, चॉकलेट खरीद सकते हो, तिब्बती प्रिंट के बर्तन और तिब्बती प्रिंट की वस्तुएं खरीद सकते हो। ज़्यादातर जो दुकानें हैं उनमें ज़्यादातर दुकानों पर तिब्बत के अप्रवासी जो शरणार्थी हैं उनका कब्जा है। इस प्रकार से वो बुद्धनाथ स्तूप का भी भ्रमण कर लेते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि हम लौटकर आते हैं। लौटकर आकर वापस होटल की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता हूँ और मैं ये निर्णय लेता हूँ कि अब और ज़्यादा यात्रा नहीं करनी है, मुझे घर की भी याद आ रही है, मुझे घर वापस चलना चाहिए। तो वो होटल वापस लौट कर आते हैं और जब होटल वापस आते हैं तो उनका ध्यान चौराहे पर खड़े हुए एक व्यक्ति पर जाता है। वह व्यक्ति अपने हाथ में एक बांस का डंडा लिए हुए होता है। उस बांस के डंडे पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग किस्म की वैरायटी एक सेही के कांटों की भांति इधर उधर दिशाओं में निकली हुई होती हैं। वो बड़े ध्यानपूर्वक उसको देखते हैं। तो वो ये देखते हैं कि जो बांसुरी बेचने वाला विक्रेता है वो अपनी बिक्री के लिए अर्थात अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगाता है। वह कभी कभी बांस के डंडे को हाथ में ऊपर उठा लेता है, कभी कभी उस बांस के डंडे को जमीन पर टिका लेता है। कुछ ही क्षणों के बाद वह अपनी बांसुरियों में से जो बांस के डंडे में सेही के कांटों की भांति लगी हुई होती हैं उनमें से एक बांसुरी को निकालता है, चयन करता है एक बांसुरी का और उसको बड़े ही मंद तरीके से, बड़े ही ध्यानपूर्ण तरीके से बजाने लग जाता है। कभी कभी एकाध कस्टमर आकर के उससे बांसुरी खरीद लेते हैं और वह थोड़ी ही देर के बाद बांसुरी को बजाना बंद करता है और समीप ही खड़े फल विक्रेता से बातचीत करने लग जाता है। तो विक्रम सेठ इस दृश्य को देख करके मन ही मन विचार करते हैं कि शायद यह इसके व्यापार का पुराना तरीका रहा हो, अर्थात यह बांसुरी विक्रेता शायद इसी तरीके से अपनी बिक्री करता है और अपनी आजीविका चलाता है। यहाँ तक कि स्टडी को अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया। इससे आगे की कहानी क्या है तो उसको अपन आज इस वीडियो में पढ़ना जा रहे हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूं आपको काठमांडू की यात्रा पर जो कि विक्रम सेठ ने की है। क्लियर है? तो देखिए आगे जो विक्रम सेठ जो राइटर हैं इस चैप्टर के, वो ये कहते हैं कि आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, कि जब मैं उस चौराहे पर खड़े हुए बांसुरी विक्रेता को देख रहा था, मैंने उसके बांसुरी बजाने के तरीके को, उसकी बिक्री करने के गुण को और वो किस प्रकार से अपनी आजीविका चला रहा है, इस चीज़ को जब मैंने नोटिस किया, जब उस चीज़ का मेरे ऊपर असर होने लगा तो आई फाइंड, मैंने पाया, इट, इसको, डिफ़िकल्ट, अत्यधिक कठिन, कि टू टीयर माई सेल्फ अवे, कि मैं अपने आप को टीयर अवे का मतलब होता है दूर करना, कि जब मैंने उस बांसुरी विक्रेता का पूरी तरह से अवलोकन किया तो अवलोकन करने के बाद मैंने स्वयं को टीयर अवे फ्रॉम द स्क्वायर, उस चौराहे से दूर करने में कठिनता महसूस की। टीयर अवे का मतलब दूर करना, आगे बढ़ना, सरक जाना। फ्रॉम द स्क्वायर, चौराहे से, कि मैं चौराहे से हट नहीं पाया, मैं उसको देखता ही रहा। मेरे मन में ये ललक लग गई कि मैं इसको और भी ज़्यादा देखूं। तो उसको देखने के बाद मैंने अपने आप को चौराहे से दूर जाने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव किया। फ्लूट म्यूजिक, बांसुरी का संगीत, ऑलवेज डज दिस टू मी, अक्सर मेरे साथ ऐसा करता है। अर्थात जब भी मैं बांसुरी की आवाज़ को सुनता हूँ, बांसुरी पर बजाए जाने वाले संगीत को, उसकी ध्वनि को सुनता हूँ, तो अक्सर मेरे साथ इस प्रकार से घटना घटती है कि मैं उस बांसुरी की आवाज़ से दूर नहीं जा पाता। अर्थात मेरे मन में बांसुरी को और ज़्यादा सुना जाए, इस प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो जब भी मैं बांसुरी के संगीत को सुनता हूँ, दिस टू मी, ऐसा मेरे साथ होता है। It is at once the most universal and most particular of sound. It is at once the most universal and most particular sound,
कि यह मोस्ट यूनिवर्सल, सबसे ज़्यादा सार्वभौमिक एंड मोस्ट पर्टिकुलर और सबसे ज़्यादा विशेष ध्वनि होती है। अर्थात बांसुरी की जो आवाज़ है, बांसुरी की जो ध्वनि है, बांसुरी पर बजाए जाने वाला जो संगीत है, वह संगीत, वो बांसुरी की आवाज़ मोस्ट यूनिवर्सल, सबसे ज़्यादा सार्वभौमिक अर्थात सर्वव्यापी और सबसे ज़्यादा विशेष प्रकार की आवाज़ होती है। कहने का मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति, मैं नहीं, मेरे अलावा अगर और कोई भी व्यक्ति बांसुरी की आवाज़ को सुने तो वह उससे दूर होने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करता है। क्यों? क्योंकि बांसुरी क्या है, सबसे ज़्यादा सर्वव्यापक है और सबसे ज़्यादा विशिष्ट वस्तु है। देयर इज़ नो कल्चर, देयर इज़ नो कल्चर, यहाँ कोई भी संस्कृति नहीं है। अर्थात इस संपूर्ण संसार में ऐसी कोई भी संस्कृति, ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं है दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, जिस संस्कृति के पास खुद की स्वयं की बांसुरी ना हो। अर्थात हर संस्कृति के पास अपनी एक बांसुरी है। क्या है? हर संस्कृति के पास अपनी एक बांसुरी है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी संस्कृति बांसुरी की आवाज़ से या बांसुरी के प्रभाव से अछूती नहीं है। हर संस्कृति में एक ना एक बांसुरी है जिसको विशिष्ट प्रकार से बजाया जाता है और वह एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ को उत्पन्न करती है। इसलिए इस संसार में कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं है जिस संस्कृति के पास स्वयं की कोई बांसुरी ना हो। द रीड नेह, सरकंडे की बनी नेह किस्म की बांसुरी। अब वो बांसुरियों के प्रकार को बता रहे हैं कि इस दुनिया में किस किस किस्म की, किस किस प्रकार की बांसुरियां पाई जाती हैं। कि द रीड नेह, सरकंडे की बनी हुई नेह प्रजाति की बांसुरी। द रिकॉर्डर, रिकॉर्डर प्रजाति की बांसुरी। द जापानीज शाहकुचाई, कि जापानीज शाहकुचाई, जापान की शाहकुचाई नामक बांसुरी। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कि डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, भारतीय शास्त्रीय संगीत की डीप बांसुरी, गहरी सांस वाली बांसुरी। कि भारतीय संगीत में गहरी सांस के साथ बजाई जाने वाली बांसुरी। द क्लियर और ब्रेदी फ्लूट, द क्लियर एकदम स्पष्ट एंड ब्रेदी फ्लूट, सांस के साथ बजने वाली बांसुरी। द साउथ अमेरिका, जो कि किसकी है? साउथ अमेरिका की है। इस प्रकार से अलग अलग किस्म की बांसुरियां इस संसार में, इस दुनिया में पाई जाती हैं। क्लियर है? फिर वो कहते हैं कि देखिए द हाई पिचेज, हाई पिचेज का मतलब द हाई पिचेज चाइनीज फ्लूट, हाई पिचेज ऊंची आवाज में, तेज आवाज में बजाई जाने वाली चाइना की, चीन की बांसुरी है। हर प्रकार की अपनी संस्कृति की अलग अलग बांसुरियां हैं। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। कंपास का मतलब होता है फैलाव या विस्तार। क्या होता है? फैलाव या विस्तार। के ईच प्रत्येक बांसुरी, जो यहाँ विक्रम सेठ ने बताई है कि जापान की शाहकुची बांसुरी, तेज आवाज में बजने वाली चीन की बांसुरी, भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी सांस वाली बांसुरी, या सरकंडे की बनी नेह प्रजाति की बांसुरी, किसी भी किस्म की, किसी भी संस्कृति की या किसी भी प्रकार की बांसुरी को ले लीजिए, हर प्रकार की जो बांसुरी है हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, उस बांसुरी का अपना एक अलग, अपना एक विशिष्ट फिंगरिंग, उंगलियों को रखने का तरीका होता है, एंड कंपास, और उसका अपना एक अलग फैलाव या विस्तार होता है। अर्थात हर प्रकार की बांसुरी को ले लो, हर प्रकार की बांसुरी एक अलग ही तरीके से बजाई जाती है। किसी बांसुरी के 2 छेदों को बंद करके फूंक मारी जाती है, किसी के 3 छेदों को बंद करके मारी जाती है, या किसी के छेदों को ही बंद नहीं किया जाता, उस पर बिना उंगली रखे ही फूंक मारकर उससे आवाज़ निकाली जाती है। तो हर संस्कृति की बांसुरी को उंगली रखकर बजाने का उसका अपना एक अलग तरीका है, और हर प्रकार की बांसुरी का अपना एक विस्तार या फैलाव है। इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशन। इट वेव्स, वेव्स का मतलब बुनना, कि इट वेव्स वो बुनती है,
इट्स ओन एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब यहाँ अपन लगाते हैं स्वर, ताने बाने, स्वर के गुण के हर प्रकार की बांसुरी अपने अलग स्वर के गुणों को बुनती है, अर्थात हर प्रकार की बांसुरी अपना एक अलग ही स्वरीय जो गुण होता है वो उत्पन्न करती है। यट टू हियर एनी फ्लूट इज, इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। अब देखिए विक्रम सेठ क्या कहते हैं कि यट फिर भी टू हियर एनी फ्लूट, किसी भी बांसुरी की आवाज को सुनना, टू हियर एनी फ्लूट, किसी भी बांसुरी के संगीत को या किसी भी बांसुरी की आवाज को सुनना, टू मी, मेरे लिए, सीम्स, ऐसा लगता है कि टू बी ड्रॉन, कि मैं उस आवाज के माध्यम से, टू बी ड्रॉन, खिंचा जा रहा हूं, मैं उस आवाज के माध्यम से नजदीक होता जा रहा हूं कम्युनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, संपूर्ण मानव जाति की ओर। कि जब भी मैं बांसुरी की आवाज को सुनता हूं तो बांसुरी की आवाज मेरे लिए एक काम करती है, मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण मानव जाति जो है वो एकाग्रता में आ रही है, संपूर्ण मानव जाति एकजुट हो रही है, संपूर्ण मानव जाति उस बांसुरी की आवाज से मिलने का प्रयास कर रही है, मुझे ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस। कि देखिए टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक, संगीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से मूव्ड, आगे बढ़ना, संगीत के माध्यम से आगे बढ़ना या संगीत के माध्यम से चलना, इट्स फ्रेजेज, उसके फ्रेजेस, वाक्यों के माध्यम से, उसकी ध्वनियों के माध्यम से या उसके सेंटेंसेज, उसके ताने बानों के माध्यम से, टू द ह्यूमन वॉइस, मानव की जो आवाज है, मानव जाति की जो आवाज है, वो मानव जाति की आवाज आगे बढ़ती है। क्या है, एक बार फिर समझो कि देखिए टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज, कि बांसुरी के जो फ्रेजेस, जो शब्द हैं, बांसुरी के जो ताने हैं, बांसुरी के जो सेंटेंसेस, जो वाक्य हैं, वो सारे के सारे वाक्य टू द ह्यूमन वॉइस, मानव की आवाज के रूप में, अर्थात मानव को एकजुट करने का काम करते हैं, मानव की आवाज के रूप में संपूर्ण मानव जाति को एक साथ लाने का काम करते हैं। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ, इट्स मोटिव फोर्स, उसका प्रेरणादायी बल, उसका प्रेरणादायी बल, टू इट्स लिविंग ब्रेथ, उसको जीवंत बनाता है, क्या करता है, लिविंग ब्रेथ, जीवित सांस के रूप में रखता है। इट टू नीड्स टू पॉज, फिर वो कहते हैं इट टू नीड्स टू पॉज, उसको नीड्स, आवश्यकता होती है, टू पॉज, रुकने की, एंड ब्रेथ, सांस लेने की, बिफोर इट कैन गो ऑन, कैन गो ऑन, बजने से पहले, यहाँ कैन गो ऑन का मतलब बजने से पहले, अर्थात हर प्रकार की बांसुरी को बजाने से पहले रुकने की और सांस लेने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि बांसुरी ली और बजाना प्रारंभ कर दिया, उसका एक अलग ही गुण होता है, उसको बजाने के लिए बीच बीच में रुकना भी पड़ता है और सांस भी लेनी पड़ती है। क्लियर है? आगे देखिए, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेज, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं कि विक्रम सेठ कहते हैं दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेज ऑन द बांसुरी। फेमिलियर फ्रेजेज, फेमिलियर फ्रेजेज का मतलब है यहाँ पर कुछ परिचित से गुण, कुछ परिचित से राग, अर्थात बांसुरी के कुछ परिचित स्वर जिनको अपन जानते हैं कि बांसुरी पर जब म्यूजिक बजता है तो अपन आसानी से पहचान सकते हैं कि ये इस गाने की आवाज़ है, इस गाने की धुन है, उसके लिए आ जाए फेमिलियर फ्रेजेज। कि आई कैन बी सो अफेक्टेड, मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हो सकता हूँ, बाई अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेज ऑन द बांसुरी, बांसुरी पर बजाए जाने वाले कुछ स्वरों से, कि बांसुरी पर बजाए जाने वाले, बांसुरी के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कुछ स्वरों से मैं इतना प्रभावित हो सकता हूँ। सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, इस बात पर फर्स्ट, पहले तो मुझे आश्चर्य होता है कि बांसुरी की आवाज़ से, बांसुरी पर बजाई जाने वाले धुन से मैं इस प्रकार से इतना प्रभावित हो सकता हूँ। इस बात पर पहली बार में तो मुझे खुद अपने आप पर आश्चर्य
हो जाता है। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ओकेजन पूर्व के अवसरों पर, पूर्व के मौकों पर, दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, वो पूर्व के मौके जिन मौकों पर आई हैव रिटर्न होम, मैं घर लौटता हूं, आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, विदेश में लंबा समय बिताने के बाद। एब्सेंस अनुपस्थित और अब्रॉड विदेश, कि विदेश में लंबा समय बिताने के बाद जब मैं काफ़ी टाइम के बाद घर पर लौटता हूँ, आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स, तो मैं इस प्रकार की डिटेल्स, छोटी छोटी चीज़ें, डिटेल्स का मतलब वैसे होता है विस्तार, यहाँ अर्थ लगाएंगे अपन छोटी छोटी चीज़ें, कि मैं इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों पर ना के बराबर ध्यान देता हूँ, कि आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स, मैं इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों पर ना के बराबर ध्यान देता हूँ। इसलिए मुझे खुद आश्चर्य होता है कि क्या मैं बांसुरी के कुछ परिचित गुणों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो सकता हूँ। एंड और सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, फिर वो कहते हैं एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से हैव नो इन्वेस्टेड देम, मैं उनको सिग्निफिकेंस इतना महत्व नहीं देता था, दैट आई नाउ डू, जितना मैं अब देता हूँ। अर्थात विक्रम सेठ ये कहना चाहते हैं कि मैं बांसुरी के गुणों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो सकता हूँ, इस वाली बात को जब मैं अपने मन में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि वो मौके, जिन मौक़ों पर मैं पहले विदेश में रह करके अपने घर वापस लौटा, तो मैंने इस प्रकार के छोटे छोटे बिंदुओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार जब मैंने उस चौराहे पर बांसुरी वाले को खड़ा होकर के बांसुरी बजाते हुए और उसको बिक्री करने के तरीके को देखा, तो मैं इस बार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, और प्रभावित होने के बाद सिग्निफिकेंस ऑफ नाउ डू, मैं अब उसको कुछ महत्व देने लग गया, पहले मैं इस प्रकार से उसको महत्व नहीं देता था। इस प्रकार से ये अपना चैप्टर विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया पूरा होता है। अगले वीडियो में अपन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए आप लगातार वीडियोस देखते रहें और मेरे साथ बने रहें। क्लियर? ठीक है, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।